यह प्रस्तुति एक पुस्तक श्रृंखला से तैयार की गई है जिसका शीर्षक है भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन और रूसी क्रांति के सबक। रूसी क्रांति के 100 साल श्रृंखला की आखिरी कड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है और कम्युनिस्टों पर गद्दार होने का तोहमत आज तक मढ़ा जाता है। पूंजीवादी इतिहासकारों व बुद्धिजीवियों के दल ने तथ्यपरक ढंग से सच को समझने और जनता को समझाने का प्रयास तक नहीं किया। आज तो यह राजनीतिक जुमला बन गया है। तब के कट्टर अंग्रेज परस्त सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के उत्तराधिकारी तक इस जुमले का उपयोग कर अपनी विफलता पर पर्दा डाल देते हैं और पूंजीपति वर्ग के टुकड़खोर इतिहासकार व बुद्धिजीवी यह सवाल नहीं उठाते कि जिन पार्टियों और नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खुलकर साथ दिया था और जो पूर्ण स्वतंत्रता के नारे को टालने और बाद में भटकाने की जीतोड़ कोशिश करते रहे, उनमें अचानक यह जोश कहाँ से पैदा हो गया। वे यह भी नहीं पूछते कि उस समय खुल्लम खुल्ला अंग्रेजों की दलाली करने वाले हिंदू और इस्लामी कट्टरपंथी किस मुंह से कम्युनिस्टों पर तोहमत लगाते हैं। आज तो यह सवाल सबसे मौजू हो गया है कि कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की आड़ में अमरीकी हितों की रक्षा करने वाले तथा सबको देशद्रोही घोषित करने वाले आरएसएस के दिग्गज उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ खड़े थे। ये सारे प्रश्न आज भले ही यक्ष प्रश्न बन गए हों, लेकिन अतीत में देश की मेहनतकश जनता ने इस सवाल का जवाब दे दिया था। स्वतंत्र भारत में संसदीय चुनावों के दौरान जब कांग्रेस की आंधी में हिंदुत्ववादी से लेकर समाजवादी तक तिनके की तरह उड़ गए थे, तब चट्टान की तरह कम्युनिस्ट ही खड़े थे। ऐसा इसलिए हो सका था कि देश के मजदूर किसान पूरी निष्ठा के साथ उनके पक्ष में खड़े थे। उन्होंने बेलाग घोषणा कर दी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए देश के गद्दार होने का आरोप पूंजीवाद का सच है और उनका देशभक्त होना सर्वहारा का सच है। बाद के दिनों में यह सच गड्ढमड हो गया, क्योंकि उन कम्युनिस्टों ने सर्वहारा हित को पूंजीवादी बाजार में नीलाम करना शुरू कर दिया और वह स्थान कोई अन्य नहीं ले सका। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कांग्रेस अपने जन्मकाल से लेकर पहले विश्व युद्ध तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कठपुतली बनी रही, लेकिन उसके बाद उसने दलाल बनकर समझौता और संघर्ष की नीति अपनानी शुरू की। यह भारत की पूंजीपति वर्ग की अवस्था में आ रहे बदलाव की अभिव्यक्ति थी और इसी बिंदु पर मोहनदास करमचंद गांधी की ऐतिहासिक भूमिका उभर कर सामने आई। इस अवधि में वे कांग्रेस के एक छत्र नेता बने रहे तथा आज़ादी के मसीहा के रूप में जनमानस पर छा गए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौर में कांग्रेस पार्टी और उनके बीच मतभेद गहरे होने लगे थे, यहाँ तक कि उनके भक्तों का विश्वास भी डोलने लगा था। कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में थी कि अंग्रेज भारत को आजाद कर दें या युद्ध के बाद आजाद करने का आश्वासन दें तथा युद्ध के अंतराल में वायसरॉय की सलाहकार परिषद में भारतीयों को निर्णय लेने का अधिकार सुनिश्चित कर दें, तो वे युद्ध में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। कांग्रेस के भीतर इस बिंदु पर ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता की शर्तों को लेकर खींचतान चल रही थी। गांधी अहिंसा धर्म की रक्षा के नाम पर इस तरह के किसी समझौते के खिलाफ थे। उनका मत था कि देश आजाद हो या ना हो, अहिंसा पर आंच नहीं आनी चाहिए। अचानक दोनों की सोच में बदलाव आ गया। समझौता के लिए गिड़गिड़ाने वाली तथा जन आंदोलन में अवरोध खड़ा करने वाली कांग्रेस भारत छोड़ो और करो या मरो के आह्वान पर तुल गई। यह जोश कहां से पैदा हुआ? 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर हवाई हमला किया, जिसमें 2300 से ऊपर अमेरिकी मारे गए। इसके बाद अमेरिका युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदार बन गया और
एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी अभिरुचि बढ़ गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारतीय पूंजीपतियों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह चिंता सताने लगी कि युद्ध भारत के करीब पहुंच गया है और कभी भी दस्तक दे सकता है। इस स्थिति में कांग्रेसी नेताओं को लगने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ब्रिटेन पर भारत की आज़ादी के लिए दबाव बना सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति चियांग काय शेक की भारत यात्रा से इस अनुमान को बल मिला। वह रूजवेल्ट का दूत बनकर आया था और उसका मुख्य मकसद था कांग्रेसी नेताओं का मनोभाव समझना। इन नेताओं से बातचीत के क्रम में उसने सुझाव दिया था कि अभी डोमिनियन स्टेटस स्वीकार कर लें और बाकी समझौता के लिए युद्ध के बाद दबाव बनाएं। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के बर्लिन से रेडियो प्रसारण के बाद भारतीय राजनीति में नई खलबली शुरू हो गई। युद्ध के शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेता इस बात पर सहमत थे कि भारत को मित्र राष्ट्रों के खेमे में रहना चाहिए, क्योंकि वे जनतंत्र के हिमायती हैं और उनको सहयोग करना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी लाभदायक हो सकता है। धुरी राष्ट्रों की फासीवादी नीतियों में इस बात की कोई गुंजाइश उन्हें नहीं दिखती थी। फिर भी इस बात पर मतभेद था कि भारत युद्ध में शरीक हो या ना हो। महात्मा गांधी को छोड़कर शेष कांग्रेसी नेता अपनी शर्तों के साथ शरीक होने के पक्ष में थे। इस अंतर्विरोध की चर्चा हम कर चुके हैं। स्थिति को भांपते हुए गांधी जी ने अपना विरोध ढीला कर दिया था। बात तय हो गई कि उनकी नैतिक असहमति के बावजूद कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। क्रिप्स मिशन के दौरान यह भावना व्यक्त हो चुकी थी और कांग्रेस के नेता अपने निर्णयों की स्वायत्तता के आश्वासन के साथ वायसरॉय काउंसिल में शामिल होने को तैयार थे। इसमें उनकी दो शर्तें थीं। काउंसिल में भारतीय सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित हो तथा वायसरॉय की हैसियत संवैधानिक प्रधान की हो। वे काउंसिल के निर्णयों को बदल न सके। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विवरण आज़ादी की कहानी के अनुसार शुरू में क्रिप्स इस आश्वासन के लिए तैयार थे, लेकिन बाद की वार्ता में मुकर गए और अचानक वापस लौट गए। इसकी व्याख्या के लिए कई तर्क ढूंढे गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि चर्चिल रोम रोम से उपनिवेशवादी था और देश, खासकर युद्ध नीति की बागडोर भारतीय नेताओं के हाथ में सौंपने को तैयार नहीं था। क्रिप्स मिशन के माध्यम से उसने कांग्रेस और युद्ध के सहयोगी अमेरिका व सोवियत संघ के साथ आंख मिचौनी की कोशिश की। वह संदेश देना चाहता था कि ब्रिटेन उदार मन से वार्ता को तैयार है, लेकिन कांग्रेस सहयोग नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तिकड़म का जो प्रभाव पड़ा हो, भारतीय जनमानस में निराशा और आक्रोश दोनों पैदा हुए। यह भावना पनपने लगी कि इस युद्ध में ब्रिटेन की पराजय भारत के लिए वरदान साबित होगी। यह बात सच साबित हो सकती थी, बशर्ते कि भारतीयों के पास सत्ता दखल करने और उसे चलाने की बुनियादी संरचना होती, लेकिन इसका सख्त अभाव था। फिर भी अबुल कलाम आज़ाद ने आज़ादी की कहानी में इस दिशा में कदम उठाने की मंशा जाहिर की है कि जैसे ही जापानी सेना बंगाल पहुंचे और ब्रिटिश फौज बिहार की ओर पीछे हटने लगे, कांग्रेस को प्रवेश करके देश की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इसके लिए वे कांग्रेसी स्वयंसेवकों पर निर्भर थे। यह उनकी मनोकामना हो सकती थी, लेकिन इसे व्यवहार में उतारने के लिए कांग्रेस के पास न तो कोई योजना थी और न संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गांधी इस योजना से सहमत नहीं थे। इस स्थिति में इस सोच के पीछे की मंशा यही हो सकती थी कि जापानी जीतेंगे और अंग्रेजों की तरह भारत पर कब्जा करने की बजाय उसे थाली में सजाकर भारतीयों के सामने परोस देंगे। ऐसा सोचने वाले लोग चीन के अनुभव से सीखने को भी तैयार नहीं थे, जहां अपनी गुलामी थोपने के लिए जापानी साम्राज्यवाद ने कैसा नरमेघ रचाया था।
इस सोच के पीछे कम्युनिस्ट विरोधी घृणा भी काम कर रही होगी, क्योंकि जापानियों के हमले का मुख्य निशाना वही थे। जो भी हो, साम्राज्यवाद परस्त शक्तियों में भी यह विवाद उठने लगा था कि भारत किसका जुआ अपने कंधों पर उठाए, ब्रिटेन या जापान का। इस बहस को समझने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अध्यक्ष के ये विचार उल्लेखनीय हैं। मैंने उन लोगों की बड़ी तीखी आलोचना की जो सोचते थे कि जापान हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिला देगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह मांग है कि हम अपने स्वामी बदलने की बात ना सोचें। अंग्रेजों से हमारे मतभेद भले ही हों, परंतु हम जापानी हमले का विरोध करेंगे। हम सक्रिय या निष्क्रिय किसी भी प्रकार जापान का स्वागत नहीं करेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो जापानियों का समर्थन करने को तैयार थे। उस समय कलकत्ता का जनमानस क्या था? अब अधिकांश लोग यह विश्वास करते थे कि अंग्रेज युद्ध में परास्त हो जाएंगे और उनमें से कुछ जापान की जीत पर प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अंग्रेजों के विरुद्ध कटुता इतनी बढ़ गई थी और कभी-कभी यह इतनी प्रबल हो जाती थी कि लोग यह भी न सोच पाते थे कि यदि जापान ने हिंदुस्तान को जीत लिया तो परिणाम क्या होगा। यह कलकत्ता के जनमानस की तस्वीर हो सकती है, पूरे देश की तस्वीर इससे भिन्न थी। इस पर प्रकाश डालते हुए जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह विवरण पेश किया। दरअसल जापान पक्षीय जनभावना नहीं के बराबर थी, क्योंकि कोई स्वामी बदलना नहीं चाहता था, और चीन पक्षीय भावना प्रबल और व्यापक थी। लेकिन एक छोटा ग्रुप था जो अप्रत्यक्ष रूप से जापान के पक्ष में था, क्योंकि उसे लगता था कि भारत की आज़ादी के पक्ष में जापानी हमले का लाभ उठाया जा सकता है। वे लोग सुभाष चंद्र बोस के प्रसारण से प्रभावित थे। इनमें अधिकांश लोग, खास तौर पर धनी मानी लोग थे, जिनके लिए सत्ता का उद्देश्य अपने को और अपनी जायदाद को बचा लेना था। इस तरह की मानसिकता वाले लोग अंग्रेजों द्वारा उनके अपने हित में पैदा किए गए थे, और अब वे बदलती परिस्थिति में अपने हितों को ध्यान में रखकर मालिक बदलने का मन बना रहे थे। यूरोप में इस तरह के लोगों की बाढ़ देखी जा चुकी थी। फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश इस आचार विचार के साक्षी बनकर हिटलरी बूट के नीचे रौंदे जा रहे थे। उस समय ऐसे राजनेताओं व वर्गों को पांचवा स्तंभवादी कहा जाता था, और ब्रिटेन तथा फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री चेम्बरलेन और देदियार तक इस श्रेणी में गिने जाने लगे थे। भारत में भी उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। भारत का यही वर्ग युद्ध से मालामाल हो रहा था, लेकिन अब की बदलती स्थिति में उसकी दौलत पर खतरा मंडराने लगा था। इस खतरे के सरकारी आकलन का अनुमान कलाम आजाद के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। सरकार को अनुमान है कि हिंदुस्तान पर जापान का आक्रमण होगा। सरकार का कुछ ऐसा विचार लगता था कि जापान ने सारे देश पर हमला न भी किया तो वह बंगाल पर अधिकार जमाने का प्रयास अवश्य करेगा। सरकार ने पहले से ही कुछ आवश्यक सावधानियां बरत ली थी। उसने विभिन्न स्थानों पर मुठभेड़ करने की योजना बना ली थी और अस्थायी आदेश भी तैयार कर लिए थे, ताकि जापान के हमले के बाद अगर पीछे हटना आवश्यक हो जाए तो किस रास्ते से पीछे हटा जाए। सरकार ने यह भी निर्णय कर लिया था कि यदि जापान का हमला हुआ तो सर्वछारा नीति का अनुसरण किया जाएगा। सरकार ने इस बात की तैयारी कर ली थी कि आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण पुलों को उड़ा दिया जाएगा, ताकि वे जापान के हाथ न लगने पाएं। जमशेदपुर की टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री नष्ट कर देने की योजनाओं का किसी तरह पता चल गया था, और इस कारण उस समूचे क्षेत्र में बेचैनी और चिंता व्याप्त हो गई थी।
गांधी और कांग्रेस की नीति में अचानक बदलाव को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। कांग्रेस के भीतर नीतिगत संतुलन उलट गया था। जो लोग युद्ध के शुरू में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में मुखर थे, उनकी आवाज नरम पड़ने लगी और उस समय जिनका रुख नरम था, वे ज्यादा मुखर होने लगे। कोई कुतर्की बुद्धिजीवी इस बदलाव की तुलना रूसी क्रांति में बोल्शेविकों की नीति से कर सकता है और समझा सकता है कि जिस तरह विश्व युद्ध में फंसी पूंजीवादी सत्ता बोल्शेविकों ने उलट दी थी, उसी तरह गांधी ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने की दिशा में प्रयत्नशील हो रहे थे। लेकिन यह तुलना निरर्थक है और कुतर्क की परिकाष्ठा है। गांधी की इस मंशा का खुलासा कलाम आजाद की इन पंक्तियों से होती है। जापानी फौज अगर हिंदुस्तान में घुसी तो वह अंग्रेजों के दुश्मन की हैसियत से आएगी, हमारा दुश्मन होकर नहीं। यदि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं तो जापान हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेगा। यह सोच भारत छोड़ो आह्वान की मूल आधार थी और उस समय पनप रही थी जब जापानी हमला की संभावना वास्तविकता बनकर सामने खड़ी थी। जापानी फौज बर्मा पर कब्जा कर चुकी थी। वहां ब्रिटिश फौज ताश के महल की तरह बिखर चुकी थी और उसका अगला लक्ष्य असम हो सकता था। इस स्थिति में यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि यह जापानियों के आवभगत की पांचवें स्तंभवादियों की नीति थी। भारतीय जनमानस के बारे में जवाहरलाल नेहरू के विश्लेषण में भी इस सच्चाई की झलक मिलती है। वर्तमान से गहरी नाराजगी थी और भविष्य भी उतना ही अंधकारमय लगता था। लोगों में कार्यवाही के लिए देशभक्तिपूर्ण आंदोलन का आग्रह नहीं था। हमला और सबसे बुरे भविष्य से अपनी रक्षा की सिर्फ इच्छा भर थी। थोड़े से लोग अंतर्राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित होकर आंदोलित थे। आत्मरक्षा की प्रबल इच्छा पूंजीपतियों की थी। कांग्रेस उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थी और इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला विशाल जनसमूह निष्क्रिय मुद्रा में था। अपने तथ्यपरक उक्त विश्लेषण के बावजूद नेहरू ने अपने निष्कर्ष में गांधी की बदली नीति का बचाव इन शब्दों में किया। भारत में स्वेच्छाचारी व दमनकारी ब्रिटिश सत्ता के सामने निष्क्रिय समर्पण से उनका विरोध और उसको चुनौती देने के लिए कुछ करने की उनकी तीव्र आकांक्षा, ये शब्द सचमुच बड़े जानदार हैं, लेकिन अतीत का विश्लेषण उनके निष्कर्ष को उलझा देता है। क्या ब्रिटिश राज ने स्वेच्छाचारी व दमनकारी रूप सिर्फ अगस्त 1942 में ही धारण किया था या अपने जन्म काल से ही वह ऐसा था? साथ ही इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि भारत की जनता के सशक्त प्रतिरोध के सामने वह कभी कभार झुकता रहा। गांधी की अहिंसा की नीति जनता के हर सशक्त प्रतिरोध का विरोध करती रही और लोगों में समर्पणवादी भावना पैदा करने के लिए उनकी नीति काफी हद तक जिम्मेवार रही। विरोध और कुछ कर गुजरने की तीव्र आकांक्षा की भावना पिछले 25 वर्षों में पैदा की गई होती तो भारत की स्थिति भी वैसी होती जैसी चीन में थी, जिसकी प्रशंसा नेहरू उन दिनों मुक्त कंठ से करते थे। शब्दों में गर्मजोशी और कार्यवाही में समर्पण नेहरू की चारित्रिक विशेषता थी, जिसे गांधी भली भांति समझते थे। वस्तुतः गांधी का नजरिया कुछ और था। वे कहते थे कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह मांग प्रस्तुत कर देनी चाहिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ जाएं। यदि अंग्रेज इस बात पर सहमत हों तो हम जापानियों को चेतावनी देंगे कि वे और आगे ना बढ़े। फिर भी वे यदि आगे बढ़े तो वह हिंदुस्तान पर हमला होगा, अंग्रेजों पर नहीं। यदि ऐसी स्थिति आए तो हमें पूरे जोरों से जापान का विरोध करना चाहिए। यह बच्चों जैसी भोली भाली कल्पना तो हो सकती है,
लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की कोई गंभीर योजना नहीं, और इसी कल्पना के साथ भारत छोड़ो का आह्वान हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष कलाम आजाद इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और मामला यहां तक पहुंचा कि गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह तक दे डाली। लेकिन पटेल के समझाने बुझाने के बाद मामला खत्म हुआ। यह थी कांग्रेस के भीतर असमंजस की स्थिति। दूसरी ओर कांग्रेस के भारत छोड़ो और करो या मरो आह्वान के जवाब में ब्रिटिश राज की प्रतिक्रिया के बारे में गांधी की उम्मीद और चकित करने वाली है। एक तरफ वे जनता से करो या मरो का आह्वान कर रहे थे और दूसरी तरफ सरकार से सदास्यता की उम्मीद लगाए बैठे थे। इसी उम्मीद के साथ महादेव देसाई ने मीराबेन मिस स्लेड को इस प्रस्ताव का सही आशय समझाने के लिए वायसरॉय के पास दूत के रूप में भेजा। वायसरॉय ने मिलने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार का रवैया साफ और सख्त था। युद्ध काल में विद्रोह का प्रस्ताव करने वालों से कोई बात नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी को ब्रिटिश सरकार से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद थी। 14 जुलाई की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस के नाम खुले पत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ने चेतावनी दी थी, जब आप संघर्ष आरंभ करेंगे उस वक्त क्या होगा। वे चुपचाप आप लोगों और हजारों सक्रिय कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर देंगे और पाखंड के साथ घोषणा करेंगे कि भारत को फांसीवादी आक्रमणकारियों से बचा सकने के लिए यह उनका दुर्भाग्यपूर्ण कर्तव्य है। आज सभी जानते हैं कि यही हुआ। 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पारित होते ही कांग्रेस के सभी नेता 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए और देश की नेतृत्वविहीन जनता ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में सड़क पर उतर गई।